जिस एग्ज़ाम की तैयारी आप पिछले 1 साल 2 साल से कर रहे थे, उस एग्ज़ाम में अभी भी 2 वीक बाकी है। यस, आई एम सेइंग कि अभी भी 2 वीक बाकी है इंस्टेड ऑफ सेइंग कि सिर्फ 2 वीक बाकी है। बिकॉज़ इन बचे हुए 2 वीक में भी, इन 13 दिन में भी आप बहुत कुछ बदल सकते हो। देखो, 2 चीज़ होता है, एक होता है नॉलेज, एक होता है परफॉर्मेंस। नॉलेज आपको जितनी गैदर करनी थी आपने गैदर कर ली है, बट इन 15 दिनों में, इन 13 दिनों में आप अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हो। बिकॉज़ नॉलेज जो है ना, वो लिमिटेड ही रहता है सबके पास। एट द एंड आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वही मैटर करेगा ना। आपके जितने भी डाउट्स थे, जितने भी आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने सबको यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है एंड हम सबकी एक एक करके बात करेंगे। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका मेंटल हेल्थ एंड पीस। आई नो कि इस टाइम पे दिमाग में तूफ़ान चल रहा है, नेगेटिव फीलिंग आएगी, पास्ट का बैगेज रहेगा, सेल्फ डाउट आता है कि मेरा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। देखो, फर्स्ट थिंग यू शुड बी रियली प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ कि ये सब होने के बाद भी, इतनी मल्टीपल चीज़ें दिमाग में चलने के बाद भी आप अपना 200% दे रहे हो। इस प्रोसेस में, इस जर्नी में मैंने लोगों का ब्रेक डाउन होते हुए देखा है। एंड द फैक्ट दैट यू आर रिकलेक्टिंग योर सेल्फ, जो भी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, उसके बाद भी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, यू आर गिविंग योर 100% इज़ कमेंडेबल। एवरी वन हैविंग इट्स ओन स्टोरी, हैविंग इट्स ओन स्ट्रगल, बट ट्रस्ट में यू आर ऑलमोस्ट देयर। आपका जो प्रीवियस फेलियर है, पास का जो बैगेज है, आपको डिफ़ाइन बिल्कुल नहीं करता है। थोड़ी सी चीज़ें बस आपको इधर उधर करनी है एंड यू आर गुड टू गो। देखो, सभी लोग ना एक ही बोट में सवार हैं। किसी को नहीं पता कि पेपर कैसा आएगा, किसी को नहीं पता कि उस दिन क्या हो सकता है। जब एक किसान खेत में कोई बीज लगाता है, जो वो कंट्रोल कर सकता है सिर्फ वही कंट्रोल करता है, बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा उसके हाथ में नहीं होता। सेम गोज़ फॉर यू। जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आपके हाथ में है, सिर्फ वही कंट्रोल करो। नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं रखनी है, क्योंकि आप जितना नेगेटिव होगे आपका परफॉर्मेंस उतना ही नीचे जाएगा। अगर आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, तब आप ये विजुलाइज़ करो कि जितने लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी को भी नहीं पता है कि किसका एग्ज़ाम कैसा जाएगा। बट इसी ग्रुप में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कॉन्फिडेंट होंगे कि उनका एग्ज़ाम क्लियर होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो डाउटफुल होंगे। देखो, जब आपको पता ही नहीं है कि पेपर कैसा आने वाला है, एग्ज़ाम कैसा जाएगा, तो डाउटफुल रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता है, आप सिर्फ ये विजुलाइज़ करो कि यू आर क्रैकिंग दिस पेपर। कमेंट सेक्शन में आप जाके ये लिखो कि आई एम क्रैकिंग इट। कैसे भी करके, जो भी करके, बस आप ये विजुलाइज़ करो कि इस बार आप इस पेपर को क्लियर कर रहे हो। पेपर जो भी आएगा, जैसा भी आएगा, जो कट ऑफ रहेगा वो तो आप क्लियर कर ही लोगे। जितना आपने पढ़ा है, जो भी चीज़ें आपने रिवाइज़ की हैं, पेपर उसी में से आएगा। कॉन्फिडेंट रहो अपनी प्रिपरेशन को लेके, बिकॉज दिस टाइम यू आर गोइंग टू राइट योर ओन स्टोरी। और देखो, जो ये सारे डाउट है ना कि एफिशिएंसी ज़ीरो हो रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये आपके ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे अगर आपके पास इन 12 दिन में, इन 13 दिन में एक प्रॉपर प्लान होगा। आप अपने शेड्यूल को, अपने आप को बिज़ी रखोगे, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। क्या होता है कि जब हम कुछ करते नहीं हैं या फिर हैप्पैज़ार्ड मैनर में चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, तब हमारे मन में ये डाउट आता है कि सुबह से हम किताब खोले हैं बट ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं। आपको इस टाइम पे चीज़ों को देखना होगा, चीज़ों को प्रॉपरली ऑब्ज़र्व करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पीटी पढ़ रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो एक नोटबुक बनाओ, एक चार्ट बनाओ, जहाँ पे टिक करो कि मेरा पॉलिटी हो गया, जहाँ पे टिक करो मेरा एनवायरनमेंट हो गया, जहाँ पे टिक करो मेरा इकोनॉमी हो गया। जब आप ये चीज़ सामने देखोगे ना, तब आपके दिमाग में ये मैसेज जाएगा कि हाँ, ये मेरे टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं एंड मैं दिन को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी रिवीजन की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन इसी को लेकर था। देखो, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप नॉलेज को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हो। इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो। जितना भी आपका अप्रोच होगा, जो भी पढ़ने का तरीका होगा, मैक्सिमम फोकस किस पे रहेगा कि आपकी परफॉर्मेंस एनहेंस हो। इन 13 दिनों में आपका जो अप्रोच रहेगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आप एक सब्जेक्ट उठा के या फिर एक टॉपिक उठा के पूरे दिन नहीं पढ़ सकते हो। आपको एक ही दिन में मल्टीपल चीज़ें करनी रहेंगी। तो एक दिन में आपको क्या क्या करना है, इन 4 चीज़ों को आपको हर दिन करना है। एवरी सिंगल डे यू हैव टू परफॉर्म दीज एक्सरसाइज। सबसे पहले आपको स्टैटिक रिवाइज करना है, दूसरा PYQs लगाना है, तीसरा CSET लगाना है, और चौथा करंट लगाना है। अपने दिन को कैसे डिवाइड करना है, जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हो दिन में से 50% आपको स्टैटिक को देना है, 20% आपको PYQ को देना है, 15% CSET को देना है, और 15% करंट को देना है। मान लो आप 13 से 14 घंटा दिन में पढ़ रहे हो, एंड इट्स पॉसिबल इस टाइम पे 13 से 14 घंटा आप आराम से खींच सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम का जब लास्ट आता है, जब एंडिंग आती है, तब आप 13-14 घंटा खींच सकते हो। 13-14 घंटा में से आप 6 घंटा स्टैटिक को दो, 2.5 घंटा PYQ को दो, 2 घंटा CSET को, और 2 घंटा करंट को। देखो, इस टाइम पे जब आप PYQ करोगे तो ईयर वाइज PYQ करना, रैंडम उठा के सिर्फ पॉलिटी या इकोनॉमी के नहीं,
2023 उठाओ, 2022 उठाओ, 2021 उठाओ, 20 उठाओ, इस तरह करके आपको ईयर वाइज जाना है, बिकॉज़ इससे आप एग्ज़ाम को सिमुलेट कर पाओगे। और जब भी आप पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो कोशिश करना कि ओएमआर शीट पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि ओएमआर शीट पे क्वेश्चन सॉल्व करना और जो वो पूरा एक्सरसाइज होता है ना, ओएमआर फिल करना, बबल फिल करना, क्वेश्चन देख के फिर टिक करना, ये भी एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस को हैम्पर करता है या फिर एनहेंस करता है। पीवाईक्यू में क्या करना है, कैसे करना है, हम इसकी यहाँ बात करेंगे। ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम ऊपर देखेंगे। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि पीवाईक्यूज़ आपको लगाना है और इन 13 दिनों में आपको पीवाईक्यूज़ हर दिन लगाना है। बिकॉज पीवाईक्यू लगाने से ना कॉन्फिडेंस भी आता है, क्योंकि आप ये देखते हो, आप ये सोचते हो, आपका दिमाग ये समझता है कि जो क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम किया है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, रैदर देन किसी रैंडम मॉक के, किसी रैंडम पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करना। ना रिवीजन में भी आपकी प्रायोरिटी रहेगी पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री। इनके क्वेश्चन जो होते हैं वो लेस रैंडम होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लेस रैंडम लिखा है बिकॉज इनमें से भी क्वेश्चन रैंडम पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटी से भी आप देखोगे तो कुछ रैंडम क्वेश्चन आए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चन रैंडम आ जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, बट एज़ कम्पेयर टू दिस सब्जेक्ट यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं ना वो कम रैंडम आते हैं। इसीलिए इन 13 दिनों में आपकी प्रायोरिटी ये रहेगी कि ये जो टॉपिक्स हैं उनको आप पहले रिवाइज करो, उसके बाद ये सारे टॉपिक्स रिवाइज करना। इनमें से भी कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको मैंने ऑलरेडी बताया था। यहाँ देखो, ये पॉलिटी हो गया, ये इकॉनमी हो गया, ये ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, एनवायरनमेंट। तो इन टॉपिक्स को आपको फोकस एरिया में लेकर रिवाइज करना है, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन जो है या फिर यूपीएससी का जो थीम है वो इसी के अराउंड होवर करता है, इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। इनके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हंट सीरीज़ के 15 टॉपिक्स। आई एम सेइंग दिस विथ 100% गारंटी कि इन 15 टॉपिक में से कम आपको 14 से 15 क्वेश्चन आराम से मिलेगा। 14-15 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, 28 से 30 मार्क्स। ये रहे वो सारे 15 टॉपिक्स, और मैक्सिमम टॉपिक्स मैंने इसमें से कवर करा दिया है। कुछ टॉपिक्स जो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एनवायरनमेंट की स्पीसीज़, मिनरल्स हो गए, प्लेसेस इन न्यूज़ हो गया, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हो गया, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना किसी किसी सब्जेक्ट के कोर एरिया हैं। फॉर एग्जांपल प्लेसेस इन कॉन्फ्लिक्ट या फिर प्लेसेस इन न्यूज़। आईआर में ऑलमोस्ट क्वेश्चन ना प्लेसेस इन न्यूज़ से ही पूछा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2023 में 6 क्वेश्चन आया था, 22 में 7 क्वेश्चन आया था। और इस टॉपिक के लिए जो मैंने आईआर की मैपिंग कराई थी वो मोर देन इनफ है। इसके बाहर आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा तो ट्रस्ट में कहीं और से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो कोई नहीं कर पाएगा। आप सबके साथ इक्वल फुटिंग पे होगे, आप किसी से पीछे नहीं जाओगे। इसके वीडियो को भी आप 2-3 बार देख लोगे तो जितने भी प्लेसेस इन न्यूज़ हैं आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएंगे। मैंने इस PDF को ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, इसको डाउनलोड कर लेना एंड ये टॉपिक आप पढ़ लेना। तो ये हंट सीरीज़ के जो 15 टॉपिक्स हैं ना, लास्ट के 2 दिन सिर्फ आप इनको रिवाइज़ करोगे। बट ऐसा नहीं कि आप लास्ट के सिर्फ 2 दिन इसको पढ़ोगे, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे, बिकॉज लास्ट के 2 दिन में आप सब कुछ याद नहीं रख पाओगे। लास्ट के 2 दिन सिर्फ आप रिवाइज कर पाओगे। जो जो यहाँ पर रिवीजन टॉपिक्स हैं, जो भी फोकस एरिया है, मैं इसको भी डाल दूँगा टेलीग्राम पे, आप इसको देख लेना। सो आपका ये फोकस एरिया है, ये रिवीजन एरिया है लास्ट के 13 दिनों में। देखो ये सब चीज़ें आप करोगे तो जो आपका कॉन्फिडेंस है ना ऑलरेडी बूम करेगा, ऑलरेडी बूस्ट करेगा। जो एंजाइटी आती है, जो प्रेशर आता है, जो नेगेटिविटी आती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज आप वही चीज़ पढ़ रहे हो, आप उस पर फोकस कर रहे हो जो यूपीएससी का थीम है, जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन उठा रहा है। फिर से मैं एक बार चीज़ें कंक्लूड कर देता हूँ। इन लास्ट के 13 दिनों में आप 2 पार्ट में डिवाइड करो इसको, 10 दिन और 3 दिन। इन 10 दिनों में आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बाद साइंस, एनवायरनमेंट, एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर। देखो एंशिएंट में जिसके पास मेरी 1 लाइनर है आप उससे रिवाइज कर सकते हो, नहीं तो आप ल्यूसेंट को भी एक बार देख सकते हो। ये सिर्फ मैं फोमो को दूर करने के लिए बता रहा हूँ। प्लस मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो बहुत ईजी हो। फॉर एग्जांपल आपसे अकबर के नौरत्न पूछ ले, आपसे कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गज पूछ ले, आपसे ये पूछ ले कि कालिदास किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना वो इजी क्वेश्चंस है। आपने बिल्कुल एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर नहीं देखा है और आपको ये सभी चीज़ें पढ़नी है, तो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि आप इस पर फोकस करना। इसको आप छोड़ भी दोगे तो बहुत कुछ बदल नहीं जाएगा। कट ऑफ आप देख ही रहे हो कि 75 जा रहा है, 80 जा रहा है, 90 जा रहा है। डैट मीन्स आपको 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ भी लोगे, क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आ भी जाए, उसमें एटलीस्ट 50% तो किसी से नहीं होगा। बाकी जो 50% है, मान लो आप उसमें से नहीं अटेम्प्ट कर पाए तो यहाँ से कंपनसेट करना। एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बिकॉज इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा पुअर है। और ये सोचना कि मैंने इसको नहीं पढ़ा है तो मेरा प्री क्लियर नहीं होगा, ये बिल्कुल ही बेकार, बिल्कुल ही एब्सर्ड थॉट है।
मेरी लास्ट ईयर ही एटलीस्ट 50 से 60 लोगों से बात हुई थी जिन्होंने एशियन मीडियल आर्ट एंड कल्चर को बिल्कुल नहीं पढ़ा था, बट उसके बाद भी उनका प्री बहुत आराम से क्लियर हो गया था। तो ये कोई बेंचमार्क नहीं है, इसको लेके फोमो क्रिएट नहीं करना है कि मैंने एशियन मीडियल आर्ट एंड कल्चर नहीं किया तो मेरा प्री नहीं क्लियर होगा। तो पहली चीज़ ये है कि 10 दिन में आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है। बाकी जो लास्ट का 3 दिन बचेगा ना, उसमें आप हंट सीरीज़ को रिवाइज़ करना। हंट सीरीज़ में जो भी 15 टॉपिक्स दिए गए हैं सिर्फ उन पे फोकस करना आप, बिकॉज वो टॉपिक जो हैं वो हाई यील्डिंग एरियाज़ के टॉपिक्स हैं एंड PYQ में जो मैक्सिमम रिपीटेड थीम्स होता है ना, ये वही थीम्स हैं। ये तो रहा आपका अप्रोच जो आपको नेक्स्ट 2 वीक करना है। नाउ पेपर में क्या करना होता है, बिकॉज पेपर में आप देखोगे 2 टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। एक होता है ओनली वन ओनली टू वाला और दूसरा होता है स्टेटमेंट असर्शन वाला। देखो जब पेपर में ओनली वन या फिर ओनली टू स्टेटमेंट आता है, यहाँ पे आप रैंडम गेस नहीं कर सकते हो, बिकॉज यूपीएससी का की देखने के बाद भी आप गारंटी से नहीं कर सकते हो कि यूपीएससी ने किस ऑप्शन को चूज़ किया है। डैट इज़ वाई ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे पेपर में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप रैंडम तुक्का, रैंडम गेस नहीं लगा सकते हो। ऑप्शंस को लॉजिकली आप एलिमिनेट करो तो अच्छी बात है, बट ये सोच के कि मैं ओनली टू लगा देता हूँ, बिकॉज पिछली बार देखोगे तो ओनली टू जो है, ओनली टू स्टेटमेंट करेक्ट काफ़ी सही था। ये सब थॉट लेके आप पेपर में जाओगे तो आप अपनी मेहनत पे पानी फेर रहे हो। डैट इज़ वाई यहाँ क्या होता है ना, जब आप एक्यूरेसी पे फोकस करोगे तब आपका जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट होगा ना वो थोड़ा लिमिट हो जाएगा। और जब पेपर ऐसा आता है तो आपको 90, 95, 100 अटैम्प्ट भी नहीं करना है। एक सेफ रेंज में अटैम्प्ट करो। आई वुड से कि 80 से लेके 85 अटैम्प्ट करो। ये भी मैं आपको अप्रॉक्सीमेशन बता रहा हूँ, बिकॉज आपको कितना अटैम्प्ट करना है, कितना नहीं करना है, ये आपको पेपर में ही डिसाइड करना होगा। पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ गया, हर क्वेश्चन आपको ओनली वन ओनली टू मिल गया, तब आप 80-85 भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एक प्री कंसीव नोशन लेके जाओगे कि मुझे 80 करना है, मुझे 85 करना है। तब हो सकता है कि मान लो आप पेपर में इस रेंज में नहीं पहुंच पा रहे हो, देन आप रैंडम तुक्का लगाने बैठ जाओ। एंड रैंडम तुक्का आप लगाओगे तो आप ये मान के चलो कि आपका नेगेटिव बहुत ज़्यादा होगा। अल्टीमेटली पेपर में आपको कितना अटैम्प्ट करना है ये इस बेसिस पे डिसाइड होगा कि पेपर कैसा आ रहा है। पेपर देख के ही आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसा है। पेपर बहुत टफ होगा तो आपका ये अटैम्प्ट थोड़ा नीचे चला जाएगा, एंड पेपर थोड़ा ईजी साइड में होगा तो ये ऊपर आ जाएगा। इसके बाद देखो, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं पेपर में, या फिर पेपर आपको ऐसा मिलता है जो अनकन्वेंशनल हो, उस टाइम पे आप क्या करोगे कि अपना कंफर्टेबल एरिया चूज़ करोगे। पेपर में ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे जो इजी हो। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के क्वेश्चन इजी आते हैं, इकोनॉमी के आते हैं, IR के आते हैं, तो आप इन पे फोकस करना। हो सकता है पेपर का पहला पेज देखो, यहाँ पे 6 क्वेश्चन हो और 6 क्वेश्चन में से आपको एक भी क्वेश्चन ना आए, तब यहाँ पे पैनिक आपको नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि पूरा पेपर ही ऐसा आ गया और मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। आपको पेपर में से ईजी क्वेश्चंस को पिकअप करना है। फर्स्ट राउंड में आप 30 क्वेश्चन भी कर लिए ना तो बहुत अच्छे पोजीशन पे आप पहुंच जाओगे। इनफैक्ट 2023 का पेपर आप देखो, वहाँ भी काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत ईजी थे। और ये मैं पोस्ट प्री नहीं कह रहा हूँ या फिर हाइंडसाइट बाइस में नहीं कह रहा हूँ। आप पेपर को देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन होने चाहिए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपको 2023 का ही पेपर मिलता है, तब देखो यहाँ पे ये पहला पेज है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 वैसे होना चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वो PYQ बेस्ड है और ये हो सकता था। बट मान लो कि हमारा नहीं होता, इसको छोड़ दो। पहले पेज में हमको कुछ नहीं आता, ठीक है। सेकंड पेज में हम आते हैं। सेकंड पेज में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। इसके बाद इस पेज में हमारा ये सॉल्व हो जाता, ये सॉल्व हो जाता। इस पेज से हमारा ये सॉल्व हो जाता, ये सॉल्व हो जाता, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट पेज देखो, यहाँ से हमारा ये हो जाता, ये हो जाता, ये वाला हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता। यहाँ से हम ये कर लेते, ये मान लो टफ था, हमारा ये हो जाता, ये आपका हो जाता, ये हो जाता। पेपर टफ है, क्वेश्चन टफ है, बट फिर भी इसमें से आप कंफर्टेबल एरिया चूज़ कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट का कंफर्टेबल एरिया पॉलिटी होता है, इकोनॉमी होता है, IR होता है, ज्योग्राफी होता है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन को फाइंड आउट करो, यहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी जो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा ना वो बिल्डअप होगा। अगर आप पेपर को देख के इसमें क्रम्बल कर जाओगे कि 100 में से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ओनली वन ओनली टू वाले हैं, तब जो बाकी के 20-30 क्वेश्चन है ना आप उनको भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। डैट इज़ वाई क्रम्बल नहीं करना है। आई नो कि दिस पेपर इज़ अबाउट नॉलेज, बट मोर देन नॉलेज इट इज़ अबाउट यू। आप पेपर को कैसे हैंडल करते हो, प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो, पेपर में जो सिचुएशन अराइज हो रही है उसको कैसे हैंडल करते हो। आपको पेपर को देख के कोलैप्स नहीं करना है। अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लो कि 16 तारीख को हो सकता है कि जो आप एक्सपेक्ट किए हो, जो आप सोच के जा रहे हो, उससे बिल्कुल अलग पेपर आ जाए, बिल्कुल डिफरेंट पेपर आ जाए। बट फिर भी अगर आप काम माइंड से रह के बिना पैनिक हुए पेपर सॉल्व करोगे,
आप कट ऑफ क्लियर करके आ रहे हो। जैसा मैंने अभी बोला है ना कि आप ऑलमोस्ट पहुंच चुके हो, बस थोड़ी चीज़ें आपको इधर उधर करनी है एंड यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई प्रीलिम्स। जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है वो स्टेटमेंट और असर्शन वाला होता है। ऐसे क्वेश्चन को आप लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना तो मैक्सिमम चांस है कि आप इसको करेक्ट कर लो। देखो ऐसे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। एक हो सकता है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो बट जो सेकंड है वो फर्स्ट को डिफाइन नहीं कर रहा हो। दूसरा होता है कि दोनों सही हैं एंड फर्स्ट जो है वो सेकंड को डिफाइन कर रहा है। तीसरा होता है कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। और चौथा होता है कि स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है। यहाँ एक चीज़ तो क्लियर है कि दो स्टेटमेंट में अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है तो आप बहुत ईजिली राइट आंसर तक पहुँच सकते हो। इसके बाद स्टेटमेंट 1 आता है, स्टेटमेंट 2 आता है। इनमें आप क्या किया करो कि आप दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के एक साथ पढ़ो और देखो कि दोनों स्टेटमेंट एक पैराग्राफ का पार्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है, या फिर स्टेटमेंट 1 के साथ स्टेटमेंट 2 फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आराम से फ्लो होगा, बिना किसी कॉन्ट्रडिक्शन के फ्लो होगा, बिना किसी एब्सर्डिटी के फ्लो होगा, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि आपका ऑप्शन 2 सही होता है, जहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। आपको अगर दोनों स्टेटमेंट में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन मिले या फिर जो स्टेटमेंट 2 हो बिल्कुल एब्सर्ड दिया हो, जो असर्शन हो बिल्कुल अलग ही दिया हो, तब आप 1 पे जाना, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केस में स्टेटमेंट 2 जो होता है वही सही होता है। यहाँ तो जो बेसिक बात थी हमने कर ली है। अब जो आपके डाउट्स थे हम उनको देखते हैं। इसको तो हमने देख ही लिया है। अगर आप रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हो तो एक प्रॉपर प्लान बना लो। जब आपके पास प्लान रहेगा कि मुझे इतने घंटे ये करना है, इतने घंटे ये करना है, इतने घंटे ये करना है, तब आपका दिमाग या फिर आपका दिन बर्बाद नहीं होगा। जब हमारे हाथ में कोई शेड्यूल रहता नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं रहता है, तब प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे रिवाइज़ करें एंड क्या रिवाइज़ करें। और जो मैंने आपको यहाँ पे रिवीजन टॉपिक्स दिया है ना, आप क्या करो कि इसका प्रिंट आउट निकाल लो। जो भी चीज़ आपकी कंप्लीट होते जाएँ उनको क्रॉस करते जाओ। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट हो गया तो पार्लियामेंट क्रॉस कर दो, मैंने रिवाइज़ कर लिया। फंडामेंटल राइट हो गया तो उसको क्रॉस कर दो। प्रेसिडेंट हो गया तो उसको क्रॉस कर दो। इन्फ्लेशन वाला हो गया तो उसको क्रॉस कर दो। क्योंकि जब आप इस तरह पेपर को देखोगे तो अपने प्रोग्रेस को आप विजुअलाइज़ कर पाओगे कि 15 टॉपिक में से 20 टॉपिक में से मैंने 3 कर लिया है, 4 कर लिया है। तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे। नॉट एबल टू रिमेंबर एनीथिंग। नॉर्मली आपके साथ क्या होगा कि अभी आप बैठ के कोई चीज़ याद करना चाहोगे, कुछ रिकॉल करना चाहोगे, तो हो सकता है चीज़ें आपको याद ना आए, बिकॉज़ अभी आपके पास कोई टारगेट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि आप क्या सोचो। बट जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जब आपके सामने 4 ऑप्शंस रहेंगे, तब आपका जो थॉट है ना वो लिमिट हो जाएगा। तब आपको पता रहेगा कि मेरे सामने मान लो प्रीएम्बल का क्वेश्चन है, मेरे सामने मान लो फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है, मुझे इसी एरिया में सोचना है, मुझे इतना ही सोचना है। उस वक्त जो भी चीज़ें आप याद किए रहोगे, जो भी चीज़ें आप पढ़े रहोगे, जो भी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगी, वो सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। तो इसका आप टेंशन मत लो कि मैंने चीज़ें याद की हैं, मैंने चीज़ें पढ़ी हैं बट मुझे याद नहीं आ रही हैं। एग्ज़ाम होगा, पेपर आपके सामने आएगा, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो जो आपने याद किया है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने रिमेंबर किया है, वो चीज़ आपको ज़रूर रिकॉल होगी। इस वक्त भले ही आपको ये लगे कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, बट सारी चीज़ें आपके दिमाग में ही है। ऑलवेज़ रिमेंबर की जो प्री है ना, वो रिकॉग्निशन का खेल है, वो रिकॉलिंग का खेल है, वो रिप्रोडक्शन का खेल नहीं है कि आपको जाकर रिप्रोड्यूस करना है। मेंस में आपको रिप्रोड्यूस करना होता है, बट प्री में चीज़ें आपके सामने होती हैं, सिर्फ आपको रिकॉल करना होता है। एंड आपने एक बार पढ़ा है, आपकी नज़रों के सामने से निकला है, तब एग्ज़ाम में आपको 100% चीज़ें याद आ जाएंगी। नेक्स्ट वन इज़ कि सिलेबस पेंडिंग है, सब कुछ आप कंप्लीट नहीं किए हो तो क्या होगा। देखो सब कुछ आप कंप्लीट कर भी नहीं सकते। जो मेन एरिया है, जो मेन टॉपिक्स है, उनको आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। एंड इस वक्त ना जितना आपने पढ़ा है वो मोर देन इनफ है, उससे कम से कम आपका कट ऑफ तो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ये मत सोचो कि मेरा सिलेबस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो आपने देखी होंगी ना, तो रिलैक्स, क्वेश्चन पेपर उसी में से आएगा एंड एग्ज़ाम में उतना ही याद आता है। आप मल्टीपल चीज़ पढ़ लो, आप 10 चीज़ पढ़ लो, बट एग्ज़ाम में उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो याद नहीं आता। तो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जितना सिलेबस आपने कवर किया है, उसी को रिवाइज़ करते रहो, बिकॉज पेपर जो है ना वो 30-40% सिलेबस से ही बनता है एंड वो सिलेबस आपका कवर है। इसी में डाउट आता है कि हम स्टैटिक करें या फिर करंट करें। मैंने अभी आपको बता दिया कि जो आपका 50% टाइम है स्टैटिक को जाएगा, बाकी करंट को, PYQ को और CSET को 50% जाएगा। करंट अफेयर में आपने जो भी कुछ पढ़ा है, आपने PT पढ़ा है, आपने न्यूज़पेपर से कवर किया है, आपने किसी XYZ मैगज़ीन का पढ़ा है, उसी को रिवाइज़ करो, क्योंकि आपका प्री जो है वो स्टैटिक निकालेगा, ना कि करंट निकालेगा। ये चीज़ आप याद रखना। मैंने इसको 500 बार, 1000 बार रिपीट किया है कि आपका पेपर जो है वो स्टैटिक ही निकालता है। आपका प्री अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो डैट मीन्स आपने स्टैटिक पे फोकस नहीं किया है। इसीलिए स्टैटिक और करंट के बीच का जो डिबेट है ना, उसको ख़त्म कर दो बिल्कुल। आपका फर्स्ट फोकस होगा स्टैटिक रिवीजन, उसके बाद जो आपने करंट अफेयर पढ़ा है, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं,
मान लो आपने सिर्फ पीटी पढ़ा है तो सिर्फ उसी को रिवाइज करो, बाकी करंट अफेयर बुकलेट बिल्कुल छोड़ दो। नेक्स्ट वन, ये डाउट भी काफ़ी आता है खासकर 2023 के पेपर के बाद कि जो एलिमिनेशन है वो काम करता है कि नहीं करता है। देखो एलिमिनेशन ना सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे हमेशा काम करेगा, क्योंकि इस तरीके से आप सोचो, यूपीएससी को पेपर बनाना है और पेपर में कुछ ऑप्शन यूपीएससी को गलत सेट करने हैं, कुछ सही सेट करने हैं। जो गलत सेट करने हैं यूपीएससी उसको कैसे गलत सेट करेगा, या तो डेटा गलत कर देगा, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के नाम गलत कर देगा, स्टेटमेंट को एक्सट्रीम कर देगा, फैक्ट को बदल देगा। इसी तरीके से यूपीएससी स्टेटमेंट गलत कर सकता है। और जो स्टेटमेंट सही होता है वो नॉर्मली कैसे सही होता है, बिकॉज यूपीएससी उस स्टेटमेंट को, उस लैंग्वेज को किसी स्टैंडर्ड बुक से, किसी पब्लिकेशन से, किसी न्यूज़ आर्टिकल से, किसी पीआईबी के आर्टिकल से उठा के आपको दे देती है। इसीलिए जो स्टेटमेंट सही होता है उसकी लैंग्वेज बहुत ही फॉर्मल होती है, बहुत ही स्टैंडर्ड होती है। डेट इज़ वाई एलिमिनेशन मेथड काम करता है। बट ऑप्शन यूपीएससी ने ऐसा सेट कर दिया है ना कि ओनली वन ओनली टू, इसमें आपको तीनों स्टेटमेंट देखना पड़ जाता है। ऐसे ऑप्शंस का इवन आप यूपीएससी के आंसर की देख के भी नहीं बता सकते कि यूपीएससी ने किसको सही माना है, किसको गलत माना है। डेट इज़ वाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे एलिमिनेशन काम करता है। बट एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखो, जो कुछ ऐसे वीडियोज़ होते हैं, कुछ ऐसे टेलीग्राम पे आपको पोस्ट मिल जाएंगे जहाँ पे ये क्लेम किया जाता है कि आप सिर्फ एलिमिनेशन से, ट्रिक से 120, 130, 150 स्कोर कर सकते हो, वो बिल्कुल ही फालतू है। अगर एलिमिनेशन से इतना स्कोर किया जाता तो कट ऑफ कभी भी 75, 80 नहीं जाता। तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ एलिमिनेशन को देख के या फिर कोई बिना प्रायर नॉलेज के आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे या फिर आप 120 स्कोर कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, एलिमिनेशन काम करता है, लॉजिक काम करता है। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं होता, यहाँ पे लॉजिक होता है। फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में मान लो 5 स्टेटमेंट दिया है, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, ओनली 4 सही है, ओनली 5 सही है। ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली 5 का 5 सही नहीं होता, क्योंकि अगर पाँचों का पाँचों सही होने लगेगा तो सारे क्वेश्चन का आंसर ओनली 5 हो जाएगा। डेट इज़ वाई जब भी 5 स्टेटमेंट आता है तो नॉर्मली इसमें से 3 सही रहता है। तो ये कुछ तरीका है, ये कुछ पैटर्न है जो आप PYQ से उठा सकते हो। इसकी बात मैं एक अलग वीडियो में करूँगा, बिकॉज जो मेरे मेटा एनालिसिस का PDF है, जो वीडियो मैंने लास्ट ईयर निकाला था, उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था। इनफैक्ट 2023 में भी काफ़ी लोग उसको यूज़ किए थे। और एग्ज़ाम में अगर एलिमिनेशन से आपका 3 या 4 क्वेश्चन भी सही हो जा रहा है, डेट मीन्स आपको 8-10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। जहाँ कट ऑफ 75 मार्क्स जा रहा है वहाँ आपको 10 मार्क्स मिल जा रहा है एलिमिनेशन से। तो आप खुद सोचो कि आप कितने लोगों से आगे हो। मैं इसको बोलता हूँ फ्रॉम लॉजिक टू लॉजिकल एलिमिनेशन। रैंडम या फिर ब्लाइंड एलिमिनेशन नहीं करना, जिन क्वेश्चन में लॉजिक लगाना है। बिकॉज देखो यूपीएससी 4-5 स्टेटमेंट देता है और हर ऑप्शन में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप हर ऑप्शन को ऑब्जर्व करो, ऑप्शन को देखो कि कैसे फ्रेम किया गया है एंड इसको गलत करने के लिए यूपीएससी क्या कर सकता है। मान लो जैसा स्टेट पीसीएस का पेपर आता है कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए। ये प्योरली स्टैटिक पेपर है, हाईली स्टैटिक है। इसमें आपको या तो आएगा या तो नहीं आएगा। इन 4 ऑप्शन में कोई स्कोप नहीं है कि आप कुछ लॉजिक लगा सको। लेकिन जब आपके पास एक टॉपिक के ऊपर 3-4 स्टेटमेंट होता है, वहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हो, वहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आप 2 साल 3 साल से पढ़ाई कर रहे हो, तो स्टेटमेंट दे के कम से कम हमने इतना ऑब्जर्वेशन तो सीख ही लिया है कि यूपीएससी कैसे सही क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है, क्या सही क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है और कैसे गलत फ्रेम कर सकती है। इसकी बात मैं अपने मेटा एनालिसिस वाले वीडियो में अलग से करूँगा। नेक्स्ट वन इज़ एफिशिएंसी 0 है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। इसका सिंपल सा देखो एक तरीका है कि आप शेड्यूल फॉलो करो। आप शेड्यूल फॉलो करोगे इन 13 दिनों का, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। आप शेड्यूल नहीं फॉलो करोगे और मल्टीपल थॉट सिर्फ इसका आएगा कि मेरा लास्ट ईयर क्लियर नहीं हुआ था या फिर लास्ट ईयर पेपर ऐसा आया था तो इस बार कैसा आएगा, तो आपकी एफिशिएंसी ना दिन पर दिन कम होती जाएगी। पहले क्या हुआ, पहले आपने क्या किया, आपका सीसेट नहीं क्वालिफाई हुआ, आपका 2 मार्क्स 3 मार्क्स से पेपर रुक गया, ये चीज़ आपको डिफाइन नहीं करता है। अपनी तैयारी को थोड़ा सा ट्विक करना है एंड यू विल क्लियर इट। नेक्स्ट वन इज़ मॉक पेपर। मॉक पेपर आपको बिल्कुल नहीं देना है। इस वक्त ना आपके पास टाइम है और ना ही ज़रूरत है मॉक पेपर देने का। मॉक आपने पहले दिया है तो उसको आप रिवाइज़ कर लो, जो भी स्टैटिक चीज़ें हैं उनको छोड़ दो, बट जो भी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होंगी या फिर जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ रहेगा उसको रिवाइज़ कर लो। इस वक्त अगर आप मॉक पेपर दे रहे हो तो आप अपने चांसेस को कम कर रहे हो, बिकॉज मॉक पेपर में अगर आपका मार्क्स थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़मीन में घुस जाएगा। और इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्फिडेंस। आप वो सारी चीज़ें करो जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके बाद भी यूपीएससी इतना वेग पेपर बना रही है, इतना ओपेक बना रही है। इसके ऊपर अगर आप मॉक की बात करो तो मॉक कौन प्रिपेयर करता है? जो एस्पिरेंट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे दिया है, वही मॉक प्रिपेयर करते हैं, तो उसका लेवल और भी ख़राब होता है। दैट इज़ वाई इस वक्त मॉक जितना आपने लगा लिया है दैट इज़ मोर देन इनफ। अब आपको मॉक बिल्कुल नहीं लगाना है, मॉक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसके जगह डेली आप
PYQ करोगे। PYQ से ही ये क्वेश्चन आता है। कई लोग ऐसे होंगे जो PYQ कई बार लगा चुके होंगे, तो जब भी आप PYQ लगाने बैठते हो तो हो सकता है कि बिना क्वेश्चन देखे, बिना ऑप्शन देखे आपको पता हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस टॉपिक का आंसर क्या है, मतलब ऑलमोस्ट आंसर याद हो जाता है। तब हमको ये लगता है कि यार मेरी तैयारी सही है भी, या फिर हमको आंसर पता है, आंसर याद है, इसीलिए मेरी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। तो देखो यहाँ पे आप एक चीज़ गलत ले रहे हो। आप PYQ से कभी भी अपनी परफॉर्मेंस को जज मत किया करो। आपने PYQ सही लगा दिया, आपने क्वेश्चन सही टिक कर लिया, तो ये मत देखो कि यार मेरे PYQs में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। PYQs आप कभी भी मार्क्स के लिए अटैम्प्ट नहीं करते हो। PYQ क्यों अटैम्प्ट करते हो? थीम पकड़ने के लिए। PYQ हम पैटर्न पकड़ने के लिए अटैम्प्ट करते हैं। PYQ UPSC के जो हॉट टॉपिक्स हैं उनको देखने के लिए करते हैं कि UPSC कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, UPSC कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, UPSC कौन कौन से ऑप्शंस फ्रेम कर रहा है, UPSC किस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है। फॉर एग्जांपल UPSC में आप देखोगे ऐसे बहुत से क्वेश्चन जिनका प्रीफिक्स बायो होता है, ऐसे क्वेश्चन UPSC बहुत पूछता है। बायोचार हो गया, या फिर बायो रॉक टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर बायोडाइवर्सिटी हो गया। तो मान लो आप कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हो, वहाँ पे कोई भी टर्म आपको ऐसा दिखे जिसका प्रीफिक्स बायो, जैसे मैंने कल ही बताया था एक बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के, ऐसे टॉपिक को देख के आप ये जज कर सकते हो कि हाँ बायोफ्लॉक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UPSC इस थीम पे क्वेश्चन पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल आप इस क्वेश्चन को देखो, ये इन्वेजिव स्पीसीज़ स्पेशलिस्ट ग्रुप आया था, इसका आंसर IUCN था। आपने ये क्वेश्चन देख लिया। अब इस क्वेश्चन के बाद आपको क्या देखना है कि IUCN कौन कौन सी लिस्ट निकालता है, रेड डेटा बुक क्या होता है, इन्वेजिव स्पीसीज़ कौन कौन से हैं, UNEP के बारे में आपको जानना है, इसकी मेजर रिपोर्ट्स के बारे में आपको जानना है, WWF के बारे में जानना है, इसकी मेजर इनिशिएटिव, मेजर रिपोर्ट्स के बारे में जानना है। तो ये काम होता है PYQ का। PYQ कभी भी आप मार्क्स के लिए नहीं देखोगे कि PYQ मेरे 80 आ रहे हैं, PYQ मेरे 90 आ रहे हैं, PYQ मैं 150 स्कोर कर रहा हूँ। PYQ को हमेशा आप लर्निंग के लिए यूज़ करोगे। नेक्स्ट वन, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। GS की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। नाउ हम CSET को देखते हैं, बिकॉज CSET अब ऐसा नहीं रहा कि वो क्वालिफाइंग पेपर है, CSET भी मेरिट बनाता है। आप खुद देखो कि 75 जो है वो GS का कट ऑफ जा रहा है और 67 जो है वो CSET का जा रहा है। तो डिफरेंस यहाँ रहा नहीं है। दोनों पेपर उतना ही इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपर को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी। और एक चीज़ याद रखना कि CSET में आपको सिर्फ एक टॉपिक या फिर एक सेक्शन प्रिपेयर करके नहीं जाना है, आपको मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन तीनों पे फोकस करना है। हो सकता है कि आप मैथ से बहुत कुछ अटेम्प्ट ना करो, बट जो मेन टॉपिक है, फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम हो गया, आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्यूब्स हो गया, एवरेजेस हो गया, परसेंटेज हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से ईजी क्वेश्चंस भी आते हैं, उनको आप अटेम्प्ट करो। इसके बाद रीजनिंग के जो ईजी क्वेश्चंस आते हैं आप उनको देखो, एंड लास्टली कॉम्प्रिहेंशन। तीनों पे आप बराबर फोकस नहीं कर सकते हो सकता है आपका स्ट्रॉन्ग एरिया मैथ हो, वीक एरिया कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग हो, मैथ वीक हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन देखोगे, मैथ नहीं देखोगे, या फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ मैथ देखोगे और कॉम्प्रिहेंशन नहीं देखोगे, क्योंकि तीनों एरिया में कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। कितने क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने चाहिए? तो आई वुड से कि 55 to 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ये सेफ जोन होता है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी मिल जाता है। मान लो आपके 3-4 क्वेश्चन गलत होते हैं, आपने कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिया है और क्वेश्चन नेगेटिव जाता है, तो आपका बैलेंस हो जाता है। तो इस रेंज में आप अटेम्प्ट करना। मैं आपको एक प्रो टिप दे रहा हूँ। देखो अब जो CSET का पेपर आ रहा है वो टफ़ आ रहा है, एंड जो लेवल है CSET का वो पहले की तरह नहीं रहा। इसीलिए आप क्या करो कि आप 2009 से लेके 2014 तक, मतलब इन 5 साल का CSET का पेपर लगा लेना, क्योंकि जो CSET है वो 2015 से क्वालिफाइंग हुआ है। उसके पहले क्या था, तो CSET का मार्क्स मेरिट बनाने में यूज़ होता था। GS प्लस CSET को मिला के कट ऑफ निकलती थी। डैट इज़ वाई 2015 के पहले का जो CSET होता था वो थोड़ा टफ आता था, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता था, और वही स्टैंडर्ड UPSC अभी मैच कर रहा है। इसीलिए अगर आप इन 5 साल का पेपर लगा लोगे तो जो टफ़ टॉपिक होते हैं, जो हार्ड टॉपिक होते हैं, उनको करने का आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। इसीलिए कम से कम इन 5 साल का पेपर ना एक बार देख लेना, एक बार लगा लेना। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है इसके बाद, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, क्या करें? देखो एक बात मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, इसके पहले आपने क्या किया है या फिर इसके पहले आपका कैसा रिज़ल्ट आया है मुझे नहीं पता, बट ये चीज़ मैं आपको 100% श्योरिटी से बोलता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, जो भी चीज़ें मैंने कम्युनिकेट किया है, आप उनको फॉलो करोगे तो आपका प्री 100% क्लियर होगा। पेपर रैंडम है, प्रोसेस रैंडम है, बट आपकी जो मेहनत है, आपका जो परफॉर्मेंस है वो रैंडम नहीं है। उसको आप सही जगह पे पुट इन करो, सही जगह पे डालो, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ये वीडियो या फिर मेरी बात सब लोग देख रहा है, सब लोग सुन रहा है, बट सब लोग अप्लाई नहीं करते हैं। जो इसको अप्लाई करेगा, जो कॉन्फिडेंट रहेगा, जो पैनिक नहीं करेगा, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू क्रैक इट।
बस भरोसा रखना, इन 13 दिनों में, इन 15 दिनों में खुद को टूटने मत देना। बहुत प्रेशर आएगा, बहुत सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको लगेगा कि चीज़ें वर्स्ट हो गई हैं, बट ट्रस्ट में कुछ भी वर्स्ट नहीं हुआ है। चाहे दौड़ो, चाहे धीमे चलो या फिर रेंगो, बस रुकना नहीं है, रुकना मत किसी भी हालत में। आपको नहीं पता होता है कि आप अपने गोल के कितने करीब हो।